आज हम एक ऐसे शब्द की परतों को खोलने जा रहे हैं जो हम सब ने मतलब हजारों बार सुना है। हाँ, लेकिन शायद ही कभी इसकी गहराई में उतरे हो। वो शब्द है राम राज्य। जी। जब भी मैं ये शब्द सुनता था तो मेरे मन में एक आदर्श राजा और एक सुनहरे अतीत की तस्वीर बनती थी। अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन जो स्रोत हमारे सामने हैं उन्हें पढ़कर मुझे लगा कि शायद मैं इसे पूरी तरह गलत समझ रहा था। ऐसा लगता है कि इसका केंद्र बिंदु कोई राजा या कोई खास समय है ही नहीं। आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे हैं। हम राज्य शब्द सुनकर अक्सर सत्ता, राजनीति और सिंहासन के बारे में ही सोचने लगते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये दस्तावेज हमें एक अलग ही दिशा में ले जाते हैं। वो कहते हैं कि राम राज्य किसी व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि सिद्धांतों की कहानी है। सिद्धांतों की कहानी। हाँ, ये इस बात की कहानी है कि एक समाज अपनी सबसे बेहतरीन स्थिति में कैसा दिख सकता है। आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि उन सिद्धांतों और उस तस्वीर को बारीकी से समझें। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। अगर ये सिर्फ राजा राम के शासनकाल के बारे में नहीं है तो फिर राम राज्य का असल मतलब क्या है? हम्म। इन दस्तावेजों में जो परिभाषा दी गई है वो मुझे बड़ी अनोखी लगी। ये नहीं बताया गया कि राम राज्य क्या था, बल्कि ये बताया गया कि वहां क्या नहीं था। बिल्कुल। और यहीं इस अवधारणा की सबसे आकर्षक बात छिपी है। अच्छा। परिभाषा व्यक्ति या उसकी उपलब्धियों से हटकर उन मूल्यों पर केंद्रित है जो समाज में मौजूद थे, या यूं कहें कि मौजूद नहीं थे। मौजूद नहीं थे। हाँ, वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक है जिसका जिक्र इन दस्तावेजों में बार बार आता है। न अधर्मो बलियानासीत, न नृतम, न च दारुणम। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है, उस राज्य में न अधर्म शक्तिशाली था, न असत्य का बोलबाला था और न ही कोई क्रूरता थी। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन जब आप इस पर सोचते हैं तो ये बहुत गहरा है। जी। मतलब किसी भी अच्छे समाज की नींव यही तो होगी, जहां गलत काम करने वाले को ताकत ना मिले। सही बात है। जहां झूठ का पर्दाफाश हो और जहां किसी पर जुल्म ना हो। ये किसी राजनीतिक विचारधारा की बात नहीं कर रहा है, ये तो एक नैतिक बुनियाद की बात कर रहा है। ठीक कहा आपने। और सोचिए, ये परिभाषा कितनी यूनिवर्सल है। ये नहीं कहा गया कि वहां कोई विशेष व्यक्ति शासन कर रहा था या कोई खास आर्थिक मॉडल था। बस 3 चीजों की गैर मौजूदगी बताई गई है: अधर्म, असत्य और क्रूरता। मतलब ये एक तरह का नैतिक पैमाना है। बिल्कुल, एक स्टैंडर्ड है जिस पर किसी भी समाज को किसी भी युग में परखा जा सकता है। और जब समाज इस नैतिक पैमाने पर खरा उतरता है तो इन दस्तावेजों के हिसाब से उसकी तस्वीर कैसी बनती है? यहाँ जो वर्णन है वो किसी सपने जैसा लगता है। जैसे कोई भूखा नहीं, कोई डरा हुआ नहीं, किसी के साथ अन्याय नहीं होता, किसान संतुष्ट, व्यापारी ईमानदार, महिलाएं सुरक्षित और बच्चे निडर। लेकिन सच कहूं ये सब सुनने में थोड़ा ज्यादा ही आदर्शवादी नहीं लगता? हाँ, ये सवाल मन में आता है। क्या ये एक काल्पनिक यूटोपिया की तरह नहीं है? क्या स्रोत इस बात पर कोई रोशनी डालता है कि ये परफेक्ट समाज असल में काम कैसे करता था? ये बहुत वाजिब सवाल है और इसका जवाब कैसे में ही छिपा है। इन दस्तावेजों को पढ़ने पर पता चलता है कि ये कोई जादुई स्थिति नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक सोचा समझा ढांचा था। एक ढांचा? हाँ, जिसे हम आज की भाषा में लोक कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट कह सकते हैं। पर यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये आज के वेलफेयर स्टेट जैसा नहीं है जो ऊपर से योजनाएं लागू करता है। तो फिर ये कैसा था? स्रोत इशारा करते हैं कि इसकी बुनियाद 2-3 चीजों पर टिकी थी। पहली, कर यानी टैक्स की व्यवस्था। टैक्स? हाँ, वो ऐसी थी कि व्यापार और कृषि को प्रोत्साहित करे, बोझ ना बने। मतलब राजा का खजाना भरने से ज्यादा जरूरी था कि लोगों की जेबें खाली ना हो। अच्छा। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, राज्य की प्राथमिकता थी कि हर गांव और हर समुदाय आत्मनिर्भर हो। आत्मनिर्भर? हर जगह पानी और अनाज के भंडार भरे रहें, यानी सेंट्रलाइज्ड मदद से ज्यादा जोर डिसेंट्रलाइज्ड आत्मनिर्भरता पर था। राजा का खजाना बाद में, पहले प्रजा का पेट। ये वेलफेयर की एक बहुत ही जमीनी ग्रासरूट्स लेवल परिभाषा है। बिल्कुल। स्रोत में एक बात ने तो मुझे सच में चौंका दिया। इसमें लिखा है कि राजा खुद एक वनवासी की तरह रह सकता था। हाँ। लेकिन प्रजा को किसी चीज की कमी नहीं होने दी जाती थी। ये आज के नेतृत्व की धारणा से कितना अलग है ना? जहां शासक का ऐश्वर्य ही सत्ता का प्रतीक माना जाता है। और यही इस दर्शन का सार है। यहाँ शासक का व्यक्तिगत त्याग और प्रजा की समृद्धि के बीच एक सीधा संबंध दिखाया गया है। मतलब नेतृत्व एक पद नहीं, एक जिम्मेदारी है, एक तपस्या है। वाह। शासक का निजी जीवन कष्टमय हो सकता है,
जैसा कि श्री राम के जीवन में दिखता भी है, लेकिन उसकी व्यक्तिगत कठिनाइयों का बोझ प्रजा पर नहीं पड़ना चाहिए। राज्य की सफलता प्रजा की संतुष्टि में मापी जाती है, राजा के महल की ऊंचाई में नहीं। एग्जैक्टली। ठीक है, तो समाज खुशहाल था क्योंकि व्यवस्था लोगों के हित में थी। लेकिन किसी भी समाज में विवाद तो होते ही हैं, अपराध भी होते हैं। बिल्कुल। ऐसे में न्याय की क्या भूमिका थी? इन दस्तावेजों के मुताबिक राम राज्य की सबसे बड़ी ताकत उसका निष्पक्ष न्याय ही था। हाँ, और यहाँ न्याय का सिद्धांत बहुत कह सकते हैं क्रांतिकारी है। कैसे? बात सिर्फ इतनी नहीं है कि सबको बराबर न्याय मिलता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि राजा स्वयं कानून और धर्म से ऊपर नहीं था। राजा खुद कानून से ऊपर नहीं था। जी, वो कानून का रक्षक था, उसका निर्माता नहीं। आज की दुनिया में हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, ये उसी का एक नैतिक और आध्यात्मिक संस्करण है। इससे थोड़ा और समझाइए, इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ? इसका प्रैक्टिकल मतलब ये है कि सत्ता और कर्तव्य के बीच का जो रिश्ता है वो एकदम साफ था। सच्चा शासक वो नहीं जो सत्ता संभालता है, बल्कि वो है जो कर्तव्य निभाता है। सत्ता तो सिर्फ उस कर्तव्य को पूरा करने का एक साधन है, अपने आप में कोई मंजिल नहीं। अच्छा। जब शासक खुद को कानून के अधीन कर लेता है तो वो पूरी व्यवस्था के लिए एक मिसाल कायम करता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, ये नहीं कह सकता कि मैं ही कानून हूं। यानी ये सत्ता पर एक नैतिक अंकुश लगाता है, एक तरह का मॉरल चेक एंड बैलेंस का सिस्टम। बिल्कुल। और सोचिए इसका असर कितना गहरा होगा। हाँ, जब प्रजा देखती है कि न्याय के कटघरे में राजा और एक आम नागरिक बराबर है और धर्म की रक्षा के लिए राजा को अपने व्यक्तिगत सुख, अपने रिश्ते, सब कुछ दांव पर लगाना पड़ सकता है, तो व्यवस्था में भरोसा पैदा होता है। और यही भरोसा किसी भी न्यायपूर्ण समाज की रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल सही। तो ये सिर्फ शासन और न्याय की बात नहीं है। इन दस्तावेजों में एक परत और भी है जो इसे राजमहल से निकालकर हर इंसान के घर और उसके मन तक ले आती है। इसमें व्यक्तिगत रिश्तों के आदर्श भी बताए गए हैं। पिता के रूप में मर्यादा, भाई के रूप में त्याग, पति के रूप में निष्ठा और पुत्र के रूप में आज्ञाकारिता। हाँ, तो इसका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी? नहीं, और यही इस पूरी अवधारणा का मूल है। यह सिखाता है कि एक आदर्श समाज की शुरुआत ऊपर से, यानी सरकार से नहीं होती, बल्कि नीचे से होती है। व्यक्ति से। हाँ, व्यक्ति से होती है। राज्य या शासन व्यवस्था आखिर में अपने नागरिकों के सामूहिक चरित्र का ही तो आईना होती है। अगर लोग अपने निजी जीवन में झूठे, स्वार्थी और अधर्मी हैं, तो वे एक ईमानदार और न्यायप्रिय शासन की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? यानी कि अच्छे दिन लाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि हर नागरिक की भी है। हाँ। ये तो पूरे नजरिए को ही पलट देता है। हाँ, सामाजिक सुधार का रास्ता व्यक्तिगत सुधार से होकर जाता है। राम राज्य का विचार इसी बात पर आधारित है कि बाहरी व्यवस्था यानी समाज और सरकार हमारे आंतरिक चरित्र का ही विस्तार है। मतलब अगर हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करे, चाहे वो परिवार में हो, व्यापार में हो या समाज में, तो एक आदर्श राज्य अपने आप आकार लेने लगता है। आपको उसे बनाने के लिए किसी क्रांति की जरूरत नहीं पड़ती। और यहीं पर आके आज के जमाने के सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। क्या? अगर चरित्र ही सब कुछ है, तो क्या आज के इस दौर में जहां हालात इतने अलग हैं, भ्रष्टाचार और स्वार्थ इतना आम है, वहां रामराज्य जैसी कोई चीज सच में संभव है? या ये सिर्फ एक सुंदर कल्पना बन के रह गई है? इन दस्तावेजों में ये सवाल सीधे सीधे पूछा गया है और उसका जवाब हाँ में दिया गया है। सच में? हाँ, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त के साथ। वो क्या है? लेखक कहता है कि ये तभी संभव है जब हम राम राज्य को सत्ता का खेल न समझकर संस्कार की साधना समझें। सत्ता नहीं, संस्कार। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि राम राज्य किसी सिंहासन पर कब्जा करने से नहीं आता। तो फिर? ये तब आता है जब समाज के मूल्य बदल जाते हैं, जब ईमानदारी को कमजोरी ना समझा जाए, कर्तव्य को बोझ ना माना जाए और न्याय को सुविधा से ऊपर रखा जाए। ये एक राजनीतिक बदलाव से ज्यादा एक सांस्कृतिक और नैतिक बदलाव की बात है। बिल्कुल। और इन दस्तावेजों में इसकी स्थापना की प्रक्रिया भी बताई गई है। वो क्या है? ये 3 चीजों से होती है: संयमित मन, सत्यवादी वाणी और निष्कलंक कर्म। संयमित मन, सत्यवादी वाणी और निष्कलंक कर्म। जी, ये एक तरह का व्यक्तिगत एक्शन प्लान है। संयमित मन का मतलब है क्रोध, लालच और अहंकार पर काबू पाना।
खासकर आज के सोशल मीडिया के दौर में जहां हर कोई गुस्से में है। बिल्कुल। सत्यवादी वाणी का मतलब है कि हमारे बोल और हमारे विचार में ईमानदारी हो, चाहे वो निजी बातचीत हो या सार्वजनिक भाषण। और निष्कलंक कर्म? इसका मतलब है कि हमारे काम ऐसे हों जिन पर कोई दाग ना हो, जो दूसरों का अहित ना करते हों। तो ये एक राजनीतिक क्रांति का आह्वान नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति के लिए एक नैतिक और एक आध्यात्मिक विकास का आह्वान है। बिल्कुल। स्रोत का निष्कर्ष यही है कि जब हर व्यक्ति अपने भीतर के राम को जागृत करेगा, अपने भीतर के राम को, यानी अपने भीतर के आदर्शों, मर्यादा और कर्तव्य परायणता को जगाएगा, तभी ये धरती राम राज्य बनेगी। ये किसी एक मसीहा के आने का इंतजार नहीं है, नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के नैतिक रूप से जागृत होने की प्रक्रिया है। यह एक बाहरी क्रांति से कहीं ज्यादा एक आंतरिक परिवर्तन की बात करता है। तो आज की हमारी इस पूरी चर्चा का सार ये निकलता है कि राम राज्य कोई बीता हुआ स्वर्णिम युग नहीं है जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, बल्कि ये भविष्य के लिए एक मार्गदर्शन है, एक ब्लूप्रिंट है। और ये ब्लूप्रिंट सत्ता के गलियारों में नहीं, बल्कि हमारे और बाकी सबके दिलो दिमाग में छिपा है। सही कहा। ये सत्ता का नहीं, संस्कार का नाम है। बिल्कुल। ये पूरी अवधारणा इसे गहरे विचार पर टिकी है कि एक महान समाज का निर्माण ऊपर से थोपे गए सख्त कानूनों से नहीं होता, बल्कि नीचे से विकसित हुए नैतिक मूल्यों से होता है। हाँ, कानून आपके बाहरी व्यवहार को नियंत्रित कर सकता है, आपको सजा के डर से, गलत काम करने से रोक सकता है, लेकिन संस्कार आपकी आंतरिक प्रेरणा को दिशा देता है, आपको सही काम करने के लिए प्रेरित करता है, बिना किसी डर के। रामराज्य एक ऐसे ही प्रेरित और स्वशासित समाज की परिकल्पना है। तो अंत में एक सवाल मन में रह जाता है, अगर एक आदर्श समाज की शुरुआत व्यक्ति से होती है, तो वो कौन सा एक संस्कार या मूल्य है जिसे आज अपनाने से सबसे बड़ा बदलाव आ सकता है?